और ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस पर आपका ये डाइपोल जितना स्ट्रेच हो सकता था, वो हो चुका है। इफ चार्ज ऑन कंडक्टर इंक्रीजेस, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। ये मैं आपको शुरू से ही बोल रहा हूँ। ड्यू टू दिस एटम्स ऑफ मीडियम गेट पोलराइज एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू डाइपोल्स। बिल्कुल सही बात है। इसी प्रोसेस को हमने अल्टीमेटली पोलराइजेशन कहा था। उसके बाद आपने यहाँ कहा है कि हमारे पास एक मीडियम में दो कंडक्टर्स रखे हुए हैं। इसको मैं कंडक्टर 1 बोल देता हूँ, इसको कंडक्टर 2 बोल देता हूँ। अगर आपका मीडियम फिक्स है तो यहाँ पर आपके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का वैल्यू भी फिक्स है। ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने आपके दोनों कंडक्टर्स को चार्ज करने की कोशिश की है और चार्ज सप्लाई भी किया है। देखें, हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलन डिजिटल। आज का जो डिस्कशन है आपका, इट इज रिगार्डिंग द चार्जिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। आज हमें ये डिस्कस करना है कि अगर आपको एक कंडक्टर दिया जाता है और अगर आपको उस पर चार्ज डालने को बोला जाता है तो आप बेसिकली आपके उस कंडक्टर पर कितना मैक्सिमम चार्ज पुट ऑन कर सकते हो। हमें बेसिकली अपने कंडक्टर की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है कि वो कितना मैक्सिमम चार्ज अपनी सरफेस पर होल्ड कर सकता है। इसके लिए थोड़ा बहुत अपन को कंडक्टर के बारे में डिस्कस करना होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम कंडक्टर के बारे में जो बेसिक चीज़ें जानते हैं, अगर उसके बारे में फटाफट ओवरव्यू ले तो हम क्या बोल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है और आपने इसे कुछ चार्ज प्रोवाइड कर दिया है। जैसे ही आप इस कंडक्टर को कोई चार्ज प्रोवाइड करोगे, वो इस कंडक्टर की सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने जो कंडक्टर कंसीडर किया है वो हमेशा एक नॉन यूनिफॉर्म शेप का था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो भी नॉन यूनिफॉर्म टाइप का हो गया है। अच्छा, एक बात हम हमेशा कंडक्टर के लिए जानते हैं कि जो कंडक्टर के शार्पर एजेस होते हैं, वहाँ हमेशा आपके कंडक्टर के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा आता है। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि हमेशा कंडक्टर की सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। दैट इज, जहाँ भी आपको शार्पर एजेस मिलेंगे वहाँ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू कम होगा, इसीलिए हमेशा आपके सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू क्या आएगा, ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस कंडक्टर की केस में देख सकते हो कि ये आपके इस कंडक्टर के केस में थोड़ा शार्पर एज बन रहा है और इसीलिए यहाँ पर हमेशा चार्ज डेंसिटी का वैल्यू सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर हमेशा इस रीजन की शार्पनेस कम होने की वजह से आपके चार्ज डेंसिटी का वैल्यू इस केस में कम आ रहा है। ठीक है, तो नियर द शार्पर एजेस हमेशा कंडक्टर की केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगा। अब बात करते हैं अगर कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमेशा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी हमेशा आपके चार्ज डेंसिटी का वैल्यू ज़्यादा होगा, वहीं पर आपके कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर इस जगह पर हमेशा आपके कंडक्टर की सरफेस पर सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी ऑब्जर्व हुई है, तो यही वो जगह है जहाँ हमेशा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सबसे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इस पोर्शन पर हम ये कह सकते हैं कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस पोर्शन। नेक्स्ट अपन ये कहते हैं कि कंडक्टर की सरफेस पर हमेशा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है, जो यहाँ पर आपके इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायग्राम से बहुत ही ज़्यादा एविडेंट है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स यहाँ पर हमेशा कंडक्टर की सरफेस के नॉर्मल ही बने हैं, दैट इज परपेंडिकुलर ही ड्रॉ किए हैं आपने। ठीक है, तो ये तो था आपके कंडक्टर के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हमें जो डिस्कस करना है उस पर आते हैं। हमें ये डिस्कस करना है कि अगर हम इस कंडक्टर को बाहर से चार्ज सप्लाई करते हैं और अगर उस चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, तो हमें ये चेक करना है कि किस पॉइंट पर जाकर हमें ये लगने लगेगा कि बस इसके बियॉन्ड अब आपका कंडक्टर चार्ज होल्ड नहीं कर सकता है। तो उसे डिस्कस करने के लिए मान लेते हैं कि हमने अपने इस कंडक्टर को किसी मीडियम में रखा हुआ है। तो लेट अस कंसीडर कि आपका ये कंडक्टर इस तरह के एक मीडियम में रखा हुआ है। अब जैसे ही आपने अपने कंडक्टर को एक मीडियम में रखा, मीडियम के अंदर मीडियम के एटम्स होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर एक मीडियम का एटम रिप्रेजेंट करता हूँ, तो आप ये बोल सकते हो कि ये आपका वो एटम है जिसके अंदर पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज सेंटर है। ठीक है, इनिशियली क्या होता है, हमेशा आपके इन एटम्स में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स होते हैं वो एक ही जगह पर होते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्योंकि आपने इस मीडियम में एक कंडक्टर रख दिया है, तो इस कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अपनी जगह से थोड़ा डिस्प्लेस हो जाते हैं। आप ये बोल सकते हो कि हमेशा आपके कंडक्टर की सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो हमेशा आपके पॉजिटिव चार्ज को तो रिपेल करेगा, दैट इज उसके ऊपर एक ऐसा फोर्स लगाएगा जो हमेशा आपके पॉजिटिव चार्ज को दूर डिस्प्लेस करेगा, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, दैट इज वो नेगेटिव चार्ज को इधर डिस्प्लेस करेगा। इसकी वजह से आपके एटम में प्रेजेंट
जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स होते हैं वो अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाते हैं, और अगर डिस्प्लेस हो जाते हैं तो उनके बीच में एक सेपरेशन डेवलप हो जाता है जो कुछ इस तरह का होता है। हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि अब मुझे आपका ये एटम एक डाइपोल की तरह दिखाई देता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स आर वेल सेपरेटेड। इस प्रोसेस को हमेशा बोला जाता है पोलराइजेशन, कि जब भी आप किसी कंडक्टर को किसी मीडियम में रखते हो तो कंडक्टर की सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस मीडियम को पोलराइज करता है, दैट इज उसमें प्रेजेंट एटम्स को डाइपोल्स में कन्वर्ट करता है और आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स को अलग अलग दिखाता है, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हमारे इस मीडियम में सिर्फ एक ही एटम है, बहुत सारे एटम्स हैं। तो अगर मैं बाकी एटम्स भी यहाँ पर बना के दिखाऊं और उनकी भी सिचुएशन अगर आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह की बनेगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर बाकी एटम्स के साथ भी यही काम हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स डिस्प्लेस हो गए हैं। एक तरीके से हमें बोलना चाहिए कि ये सभी एटम्स आपके डाइपोल में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, आप ये भी तो बोल सकते हो कि हमने अपने इस एटम में ये ऑब्जर्व किया है कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स अगर सेपरेट हो जाएंगे तो एक तरीके से वी आर सेइंग कि हम यहाँ पर अपने इस एटम को स्ट्रेच कर रहे हैं सच दैट कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम एक काम करना शुरू करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि मुझे कहा गया है कि आप यहाँ पर अपने कंडक्टर की सरफेस पर चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज कीजिए। अगर हम कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से हमारे कंडक्टर की सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसका वैल्यू भी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ने की वजह से आपकी ये डाइपोल्स और ज़्यादा स्ट्रेच होंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर और ज़्यादा फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और पॉजिटिव चार्ज पर और ज़्यादा फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब आपके ये डाइपोल्स और ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर्स और ज़्यादा दूर दूर हो जाएंगे। तो हमारे चार्ज बढ़ाने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से आपके डाइपोल्स और ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं। मान लेते हैं मैं इसी तरीके से आपके चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा था, और सपोज मैंने आपके चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करते करते एक सर्टेन वैल्यू को अचीव कर लिया है, विच इज क्यू डैश। इस क्यू डैश वाले चार्ज पर हमेशा आपके कंडक्टर की सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो एक सर्टेन वैल्यू को अचीव कर चुका है, दैट इज ईडी। ठीक है, और ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस पर आपका ये डाइपोल जितना स्ट्रेच हो सकता था वो हो चुका है। इसके बियॉन्ड अगर आप इसे स्ट्रेच करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो हमने अपने कंडक्टर की सरफेस पर एक कंडीशन अचीव करी है कि हम अपने कंडक्टर की सरफेस पर एक ऐसा चार्ज ला चुके हैं कि हमें अपने कंडक्टर की सरफेस पर एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, पर इस पॉइंट पर भी हमारा डाइपोल बस स्ट्रेच हो गया है, इसके साथ और कुछ नहीं हुआ है। अगर हम यहाँ पर अपने चार्ज की वैल्यू को इस क्यू डैश वाले चार्ज से भी बड़ा कर दें तो क्या होगा? अगर आप अपने चार्ज की वैल्यू को इस क्यू डैश वाले चार्ज से भी बड़ा करोगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ईडी को भी पार कर जाएगा, और अगर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ईडी को क्रॉस कर गया, अब हम ये कहेंगे कि हमारा ये डाइपोल इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है कि अब ये ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा। और अगर आपका ये डाइपोल ब्रेक हो गया तो इस डाइपोल में प्रेजेंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इस मीडियम में फ्री टू मूव हो जाएंगे, और अगर इस मीडियम में फ्री टू मूव हो जाएंगे तो वो सिचुएशन कुछ इस तरह की दिखेगी। अब आप ये बोल सकते हो कि आपका ये जो पूरा मीडियम है अगर उसमें कई सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस फ्री टू मूव हो गए हैं, नाउ दिस मीडियम इज बिहेविंग लाइक अ कंडक्टिंग मीडियम। अब ये मीडियम कैसा बिहेव करेगा? एक कंडक्टिंग मीडियम की तरह बिहेव करेगा, और अगर ये एक कंडक्टिंग मीडियम है तो ये कंडक्टर अपना चार्ज इस मीडियम में लीक कर सकता है। क्या कर सकता है भाई? लीक कर सकता है। इसको बोलते हैं लीकेज ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? लीकेज ऑफ चार्ज। और ये लीकेज ऑफ चार्ज हमेशा कब अचीव होता है? जब आप हमेशा कंडक्टर की सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे एक सर्टेन वैल्यू के ऊपर ले जाते हो। दैट सर्टेन वैल्यू इज दिस वैल्यू, और जैसे ही मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस सर्टेन वैल्यू से ऊपर जाता है, इसी वजह से यहाँ पर मुझे आपके मीडियम में कंडक्टिंग नेचर ऑब्जर्व होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी आपके मीडियम का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है, आपके मीडियम में कई सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको हमेशा अपने मीडियम को एक कंडक्टिंग मीडियम मानना होता है, और इस वजह से हमेशा आपका कंडक्टर इस मीडियम में चार्ज लीक करेगा। इस प्रोसेस को लीकेज ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है,
अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हमेशा आपका ये जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है ये कब होता है? ऑब्वियसली ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कब होगा? जब आप हमेशा अपने कंडक्टर की सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है उससे एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा कर दोगे। दैट सर्टेन वैल्यू इज ईडी, जिसको और क्या बोला जाता है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोला जाता है। क्या बोलते हैं भाई? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बेसिकली वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपका मीडियम टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप जाते हो तो आपके मीडियम का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने की वजह से लीकेज ऑफ चार्ज वाला केस बन जाता है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे कंडक्टर पर किसी तरह का लीकेज ऑफ चार्ज ना हो, इसका मतलब मुझे कभी भी इस केस में नहीं आना होता है, मैं मैक्सिमम इस केस में आ सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे थे तो आपका क्यू डैश वाला चार्ज वो मैक्सिमम चार्ज है जो आप हमेशा अपने कंडक्टर की सरफेस पर अचीव कर सकते हो, क्योंकि इस पॉइंट पर आपके कंडक्टर की सरफेस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ED, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम, पर अचीव हो गया है। इसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो लीकेज ऑफ चार्ज हो जाएगा। सो यहाँ से मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है मुझे कि ये जो क्यू डैश वाला चार्ज है ना, ये एक्चुअली बेसिकली क्या है? इसे हमें क्यू डैश की जगह हमेशा मैक्सिमम चार्ज बोलना चाहिए कि भाई Q इक्वल टू क्यू मैक्स करके हमें एक मैक्सिमम चार्ज मिला है जो हम कंडक्टर की सरफेस पर अचीव कर सकते हैं। और ये सिचुएशन अगर आ जाती है तो हमें हमेशा अपने कंडक्टर की सरफेस पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर मिलता है। अगर आप अपने इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को भी क्रॉस कर जाते हो, ऐसे केस में हमेशा आपका मीडियम का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है, जिस वजह से एक लीकेज ऑफ चार्ज वाली सिचुएशन बन जाती है। ये हमेशा आपके पूरे कंडक्टर का डिस्कशन होता है फॉर द वैल्यू ऑफ क्यू मैक्स। नाउ अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। मेरे पास जो कंडक्टर यहाँ दिया गया है, अगर मेरे से पूछा जाए कि आपको यहाँ पर हमेशा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इस पूरे कंडक्टर के किस पार्ट पर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमें हमेशा आपके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होती है वो सबसे पहले किधर अचीव करने मिलेगी? इधर अचीव होने को मिलेगी, क्योंकि ये हमेशा कंडक्टर के शार्पर एजेस होते हैं जहां हमेशा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बाकी रीजन्स के कंपैरिजन में हमेशा क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसका मतलब हमें हमेशा जो चांसेस होंगे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने के, वो सबसे ज़्यादा कहाँ ऑब्जर्व होंगे? नियर द शार्पर एजेस ऑफ कंडक्टर ही ऑब्जर्व होंगे। ठीक है, तो एक कंडक्टर के शार्पर एजेस पर हमेशा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने की वजह से वहीं पर ब्रेकडाउन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब जब ये Q बराबर क्यू मैक्स हो गया होगा तो इस वाले रीजन में आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ED अचीव हो गया होगा। दैट इज यहां तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ED अचीव हो गया होगा, बट व्हाट अबाउट दिस प्लेस? यहां आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ED के बराबर नहीं हुआ। पर वो हमारे को मतलब नहीं है, हमें इस चीज से मतलब है कि अगर आपके कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ED के बराबर हो गया है, इसका मतलब वहां डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे इस पूरे डिस्कशन से हमारे को एक बात तो पता लग गई कि हमेशा जो मैक्सिमम चार्ज आप अपने कंडक्टर की सरफेस पर होल्ड करा सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम। यस, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम कहा है मैंने, इसका मतलब हमेशा आपके इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है वो मीडियम टू मीडियम वेरी करता है। इसका मतलब हमेशा आपका मैक्सिमम चार्ज जो आप कंडक्टर की सरफेस पे ला सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम विच इज सराउंडिंग द कंडक्टर। ठीक है, तो यहां से मुझे एक बात तो क्लियर हो गई कि क्यू मैक्स का वैल्यू हमेशा आपके मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर की वैल्यू पर डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी डिस्कशन हमने किया, हम अगर उसे एक पॉइंट वाइज मैनर में डिस्कस करें तो हमें क्या मिलेगा? चलिए उस पर आते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ डिस्कस करना होता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? देखें, इफ चार्ज ऑन कंडक्टर इंक्रीजेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। ये मैं आपको शुरू से ही बोल रहा हूँ। ड्यू टू दिस एटम्स ऑफ मीडियम गेट पोलराइज्ड एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू डाइपोल्स। बिल्कुल सही बात है, इसी प्रोसेस को हमने अल्टीमेटली पोलराइजेशन कहा था। उसके बाद इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीज बियॉन्ड अ पर्टिकुलर वैल्यू, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दीज डाइपोल ब्रेक्स एंड देयर चार्जेस बिकम फ्री इन द मीडियम। बिल्कुल सही बात है, जैसे ही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ED को क्रॉस कर जाएगा, आपके मीडियम का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, आपके डाइपोल ब्रेक हो जाएंगे और उसके अंदर कई सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्रिएट हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू दिस द मीडियम विच इज इनिशियली नॉन कंडक्टिंग बिकम्स कंडक्टिंग। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से फाइनली हमको हमेशा अपने कंडक्टर से लीकेज ऑफ चार्ज ऑब्जर्व होगा
और इसीलिए इस पूरे मैकेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं। ठीक है, सो दिस होल मैकेनिज्म इज रिप्रेजेंटिंग द मल्टीपल स्टेप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, अब आ जाते हैं पर अपनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू पर कि भाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमेशा क्या होता है, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ मीडियम कैन टॉलरेट। ठीक है, जब तक आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ईडी या ईडी से कम है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक चलेगा। लेकिन जैसे ही आपने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ईडी से ज़्यादा किया, आपके मीडियम का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग मीडियम्स के लिए हमेशा आपके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग आएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि मेरे पास दो मीडियम्स हैं। एक मीडियम मेरे पास ऐसा है जिसमें हमेशा आपके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का वैल्यू ज़्यादा है, और एक मीडियम 1 है जिसमें हमेशा आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम है। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि किस केस में मैक्सिमम चार्ज सबसे ज़्यादा अचीव होगा, दैट इज क्यू मैक्स का वैल्यू किस केस में सबसे ज़्यादा आएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जिस केस में हमेशा आपके ईडी का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा वहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने का स्कोप सबसे ज़्यादा मिलेगा, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने का स्कोप सबसे ज़्यादा होगा वहीं पर हमें हमेशा आपके क्यू मैक्स का वैल्यू सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व होगा। इसका मतलब जिस मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसी मीडियम के केस में हमेशा आपके मैक्सिमम चार्ज का वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगा। सो क्यू मैक्स जो मीडियम 2 में अचीव होगा वो हमेशा सबसे ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू क्यू मैक्स जो अपन को मीडियम 1 में ऑब्जर्व होगा। चलिए ठीक है, इसके आगे अपन एक और छोटा सा डिस्कशन कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक ही मीडियम है। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक ही मीडियम है और मैंने उसके अंदर दो कंडक्टर्स रखे हुए हैं। अच्छा, एक ही मीडियम में अगर आपने दो कंडक्टर्स रखे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि उन दोनों कंडक्टर्स के ऊपर जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का वैल्यू होगा फॉर द मीडियम सेम अप्लाई होगा। चलिए देखते हैं। तो ये सिचुएशन है आपकी। आपने यहाँ कहा है कि हमारे पास एक मीडियम में दो कंडक्टर्स रखे हुए हैं, इसको मैं कंडक्टर 1 बोल देता हूँ, इसको कंडक्टर 2 बोल देता हूँ। अगर आपका मीडियम फिक्स है तो यहाँ पर आपके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का वैल्यू भी फिक्स है। ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने आपके दोनों कंडक्टर्स को चार्ज करने की कोशिश की है और चार्ज सप्लाई भी किया है। देखें, जैसे ही आप अपने कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करोगे, क्योंकि आपके पहले वाले कंडक्टर में शार्पर एजेस हैं, तो यहाँ हमेशा आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का होगा। जो शार्पर एजेस होंगे वहाँ हमेशा आपको आपके चार्ज डेंसिटी का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। अगले वाले केस में यहाँ पर हम ये देखें तो हमारा कंडक्टर नॉर्मल कंडक्टर है, मतलब इसमें ज़्यादा शार्पर एजेस ना होने की वजह से यहाँ आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का होगा। अब अपन से पूछा जाता है कि किस केस में हमेशा आपको क्यू मैक्स का वैल्यू सबसे ज़्यादा मिलेगा। अब मैंने यहाँ पर फटाफट बोला, क्या इस कंडक्टर के केस में हमेशा आपको एक शार्पर एज दिख रहा है क्या? यस। तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ईडी अचीव होना ज़्यादा आसान होगा क्या? यस, क्योंकि जैसे ही आपने चार्ज सप्लाई किया यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ऑटोमेटिकली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हमेशा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को ईडी पहुँचने में कम समय लगेगा। इसका मतलब यहाँ हमेशा आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सबसे जल्दी वैल्यू अचीव करेगा आपके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर। ऑन दी अदर हैंड अगर अपन सेकेंड वाले कंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा शार्पर एजेस ना होने की वजह से यहाँ अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, यहाँ अगर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E3 है, हम लोग कहते हैं कि यार यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E1 E2 E3 जो भी हो, पर ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर तो नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के शार्पर एजेस तो नहीं है। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करो तो बड़े आसान तरीके से अपन ये कह सकते हैं, जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जल्दी अचीव होगा वहाँ पर हमेशा आपके मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू जो अपन अचीव कर पाएंगे वो भी कम होगा। यहाँ अभी भी स्कोप है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाने का ताकि हम ईडी तक पहुँच पाए। ऑब्वियसली इस केस में, दैट इज सेकेंड वाले केस में, आप जो मैक्सिमम चार्ज अचीव कर पाओगे वो हमेशा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू केस फर्स्ट। हैंस क्यू मैक्स का वैल्यू हमेशा आपको सेकेंड केस में क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, और क्यू मैक्स का वैल्यू आपको हमेशा फर्स्ट केस में कम मिलेगा। यहाँ से हमें एक और बात पता लगती है कि हमेशा आपका जो मैक्सिमम चार्ज हम कंडक्टर की सरफेस पर पुट ऑन कर सकते हैं वो हमेशा कंडक्टर के शेप और साइज पर भी डिपेंड करता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि शेप और साइज की वजह से किस तरीके से आप हमेशा अपनी क्यू मैक्स की वैल्यू को इस केस में कम और इस केस में ज़्यादा ऑब्टेन करके लाए हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अपने कंक्लूजन वाले पॉइंट्स की, तो मेरे पास 2 पॉइंट्स ऑफ कंक्लूजन आते हैं यहाँ पर। अगर मुझसे पूछा जाता है कि हमेशा आप अपने कंडक्टर की सरफेस पर जो मैक्सिमम चार्ज अचीव कर सकते हो वो किन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर हमेशा डिपेंड करेगा आपके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू पर, दूसरा डिपेंड करेगा आपके
शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर की वैल्यू पर। ठीक है, सो दीज आर द टू पैरामीटर्स जिस पर हमेशा आपके मैक्सिमम चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर का वैल्यू डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये पूरा डिस्कशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ अब हमारा हंट इस चीज़ का है कि हम यहाँ पर किसी कंडक्टर की सरफेस पर क्या मैक्सिमम चार्ज अचीव होगा उसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए उस पर आते हैं। सो वी आर इंटरेस्टेड इन मेजरिंग द मैक्सिमम चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर जो अचीव हो सकता है। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंडक्टर है और मैंने यहाँ पर वापस सारा काम शुरू कर दिया। मैंने इसे चार्ज सप्लाई किया। चार्ज सप्लाई करने की वजह से आपको ही पता है कि हमेशा नियर द शार्पर एजेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कहा कि ये हमेशा वो रीजन है जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली बाकी रीजन्स के कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। ब्रेक डाउन होने के चांसेस भी हमेशा आपको इसी रीजन के पास में ज़्यादा ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, इनिशियली आपने क्या करा, चार्ज की वैल्यू को बढ़ाया। चार्ज बढ़ने से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर बढ़ा, नो प्रॉब्लम। मान लेते हैं कि आपने चार्ज की वैल्यू को बढ़ाकर क्यूमैक्स के बराबर कर दिया और जैसे ही आपका चार्ज का वैल्यू क्यूमैक्स के बराबर हुआ, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एग्जैक्टली इस लोकेशन पर ईडी के बराबर हो गया। ठीक है, इसका मतलब अब इसके आगे तो जाना नहीं है अपने को। ठीक है, क्योंकि इसके आगे जाने पर लीकेज ऑफ चार्ज हो जाता है। मुझे यहीं पर रुक जाना है क्योंकि मुझे एक्चुअली यहाँ पर इसी क्यूमैक्स का वैल्यू निकालना है। अब हमसे ये पूछा जाता है कि जब ये कंडीशन अचीव हो चुकी है तो आपकी कंडक्टर की सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, हमेशा याद रखें इन दिस कंडीशन हमारे कंडक्टर की सरफेस पर जो भी पोटेंशियल का वैल्यू होता है उसे हम वी लिखते हैं और ये वी हमेशा क्या होता है आपका ब्रेक डाउन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेक डाउन पोटेंशियल लिख लेते हैं। सो दिस इज ब्रेक डाउन पोटेंशियल। ठीक है, तो फाइनली अपन ने यहां पर ये कहा कि जब भी आपके कंडक्टर की सरफेस पर चार्ज क्यूमैक्स अचीव होगा, आपके कंडक्टर की सरफेस पर पोटेंशियल का वैल्यू ब्रेक डाउन पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर आपको इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस पता है तो लेट अस अज्यूम कि आपके इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस सी है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो भी आपके इस कंडक्टर के ऊपर मैक्सिमम चार्ज आया है वो हमेशा C इंटू वी के बराबर होगा, वेयर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर एंड वी इज द ब्रेक डाउन पोटेंशियल फॉर दिस कंडक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन हम लोग हमेशा अपने क्यूमैक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखें तो आप ये बोल सकते हैं कि क्यूमैक्स हमेशा C और वी दोनों पर डिपेंड करता है। C दैट इज कैपेसिटेंस हमेशा शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है और वी हमेशा आपके किसका कैरेक्टरिस्टिक है, मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक है। वी हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमेशा वी अचीव कब हुआ है, वी अचीव हुआ है जब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपकी कंडक्टर की सरफेस पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर हो गया है। हेंस ये आपके मैक्सिमम चार्ज का वैल्यू यहाँ से निकल कर आता है। तो ये अपने क्यूमैक्स का वैल्यू निकल कर आया है। अगर कभी क्वेश्चन आए तो हम बड़े आराम से इसकी हेल्प से क्यूमैक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। चलिए देख लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर इफ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर इज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि हम अपने कंडक्टर की सरफेस पर क्या मैक्सिमम चार्ज ला सकते हैं अगर हमें यहाँ पर एयर वाले मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का वैल्यू ये दे रखा है। तो सबसे पहली बात जो सवाल है वो अपन से एक कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पूछा गया है। स्फीयर का रेडियस 1 मीटर दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेडियस ऑफ द स्फीयर आपको 1 मीटर दे रखा है, तो मैं यहाँ पर एक स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूँ भाई इस तरह का, जिसका रेडियस आपको कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है। नो प्रॉब्लम। मान लेते हैं कि अभी आपके इस कंडक्टर की सरफेस पर क्यूमैक्स अचीव हो चुका है। अगर आपके इस कंडक्टर की सरफेस पर क्यूमैक्स अचीव हो चुका है, इसका मतलब कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ईडी के बराबर हो चुका है और कंडक्टर की सरफेस पर पोटेंशियल का वैल्यू ब्रेकडाउन पोटेंशियल के बराबर हो गया है। यही पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो V का वैल्यू VB के बराबर हो गया है, ठीक। अच्छा, अब E का वैल्यू अगर ED के बराबर हुआ है वो तो ठीक है, हमें ED का वैल्यू भी दे रखा है। व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो उसको आप KQ/R² लिख सकते हो। इसका मतलब इस E का वैल्यू कितना हो जाएगा, KQ max/R² दैट इज इक्वल्स टू ED। अच्छा, अब अगर R का वैल्यू 1 मीटर है तो अगर आप यहाँ पे 1 का स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ से KQ max का वैल्यू कितना आ जाएगा, ED के बराबर आ जाएगा, ठीक है।
तो के क्यू मैक्स का वैल्यू फाइनली यहां से ईडी के बराबर आ गया। ना व्हाट अबाउट दिस ब्रेक डाउन पोटेंशियल, हमको तो ये निकालना है कि कंडक्टर की सरफेस पर अभी पोटेंशियल का वैल्यू कितना है। अब कंडक्टर की सरफेस पर पोटेंशियल लिखना है, और अगर ये स्फेरिकल कंडक्टर है, चार्ज क्यू मैक्स दे रखा है, रेडियस आर है, पोटेंशियल पूछा है, क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू बाई आर लगाओ। तो यहां से आ जाएगा आपके पास के क्यू मैक्स बाई आर। अच्छा, आर का वैल्यू सवाल में कितना है, 1 मीटर है। तो अगर मैं यहाँ पर आपके इस आर का वैल्यू 1 मीटर रखूंगा तो ये अल्टीमेटली के क्यू मैक्स के बराबर आ जाएगा। के क्यू मैक्स का वैल्यू कितना है भाई, ईडी, जिसकी वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻6 ये दे रखी है। तो यहाँ से आपके ब्रेकडाउन पोटेंशियल का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 × 10⁻6 वोल्ट के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब मैं अपने क्यू मैक्स की वैल्यू निकालना शुरू करता हूँ। देखो, तो क्यू मैक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, इट इज इक्वल्स टू सी × वी बी। ठीक है, नाउ कैपेसिटेंस क्या होगा, तो एक कंडक्टिंग स्फीयर के लिए कैपेसिटेंस आप हमेशा 4πε0r लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4πε0 × r × वी बी। वी बी का वैल्यू है आपके पास, अभी सब्सटीट्यूट करेंगे। तो 4πε0 का वैल्यू कितना होगा, 1/9 × 10⁻9। ठीक है, तो 1/9 × 10⁻9 हो जाएगा। आर का वैल्यू 1 मीटर है, वी बी का वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁻6 वोल्ट है। 3 3 जा 9, यहाँ से सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा 1/3 मिली कूलम्स। दिस इज द मैक्सिमम चार्ज जो हमेशा आप इस स्फेरिकल कंडक्टर पर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डिस्कशन है पूरा। तो आई होप आपको ये पूरा डिस्कशन अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये भी क्लियर हो गया होगा कि क्यू मैक्स को हम कैसे सी × वी बी के बराबर लिखते हैं और किन किन फैक्टर्स पर हमेशा आपके क्यू मैक्स का वैल्यू डिपेंड करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।